Please be seated. Please be seated. Please be seated. सर, सुबह से मैं इस बात में बहुत कंफ्यूज चल रही हूँ, सोचने की कोशिश कर रही हूँ कि जिस पॉलिटिकल पार्टी का पिछले 3 पार्लियामेंट जो 14, 15, 16 लोकसभा से मैं देख रही हूँ कि इनका वहां से लेकर यहाँ तक एक भी मुस्लिम मेंबर नहीं है। जिस औरतों का इतना दर्द का एक औरत तक भी नहीं है, उनको आज कौन सा ईद का चांद चढ़ा कि इतना प्यार। एक माइनॉरिटी जो एक किरण रिजिजू साहब एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर एक माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, आज वो खड़े होकर उनको मुसलमान कहां से याद आ गए। जिस माइनॉरिटी कम्युनिटी, जिस पार्टी की सारी पॉलिटिक्स ही हिंदू मुस्लिम की पोलराइजेशन पे डिपेंडेंट है, जिसकी सारी राजनीति ही है पाकिस्तान मुसलमान खालिस्तान, आज इनको इतना दर्द कहां से आ गया कि हमारी मुसलमान बहनें, हमारे मुसलमानों का पैसा वो सही लग जाए। तो सब मैं सुबह से सोच रही हूँ कि इनके जबान में तो दुआ है लेकिन दिल तो इनका काला, ये सारा देश जानता है। और यही कारण है कि संसद में 24 मुसलमान मेंबर है, सब इस तरफ, उनमें से एक जना भी इस बिल को सपोर्ट नहीं कर रहा है। जेपीसी के मेंबर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके लोगों को छोड़ने के बजाय, और देश की कोई माइनॉरिटी सपोर्ट नहीं कर रही है। जिनका बिल इतना अच्छा होता तो तारीफें होती, लेकिन हाँ माइनॉरिटी है, आपके मंत्री है ना इसलिए, लेकिन सर ये सोचते सोचते मैंने सोचा कि इसके पीछे पॉलिटिक्स क्या है। तो सर मैंने वक्फ का एसेट मैनेजमेंट का ये मैंने पेपर निकाला, जिसमें पता लगा कि वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी 27% उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश के इलेक्शन 1.5 साल बाद है। तो ये जो बोलते हैं महिलाओं को देनी है, मैनेज करनी है, तो सर ये तो सिर्फ ये 27% वक्फ की बॉडी जो सिर्फ एक उत्तर प्रदेश के राज्य में है, ये तो राजनीति सब उसकी है। अब तो समझ आई इनकी बात। मैं इनको पूछना चाहती हूँ, मंत्री जी कह रहे थे कि जी हरियाणा में एक गुरुद्वारा, मंत्री जी जो उस यमुनानगर में गुरुद्वारा है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हुआ था, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, बिल लेके आना है, माइनॉरिटीज का दर्द है, तो हम लोग तो सिख आर्टिकल 25B की हम उसके संशोधन कई सालों से मांग रहे हैं कि हम सिख हैं, हम हिंदू नहीं है, पर आप हमको हमारी आइडेंटिटी नहीं लेके आइए ना वो बिल, हम सब सपोर्ट करेंगे। फिर आप हम इधर गुरुद्वारों की कब्जा, जो आपने हमारे गुरुद्वारे हिस्टोरिक जो आपने डिमोलिश करके, आपने जो डांग मार साहब सिक्किम में आपने डिमोलिश कर दिया, हरिद्वार में ज्ञान गोदरी आपने डिमोलिश कर दिया, उड़ीसा में मंगू मठ जो डिमोलिश कर दिया, जो माइनॉरिटी के गुरुद्वारे आप डिमोलिश कर रहे, बहुत अच्छा आपका अयोध्या बन गया, लेकिन जो नियत साफ होती तो उसके बोर्ड में 2 मुसलमान को डालिए। मैं सभापति जी आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईद के मौके पर एक विधवा महिला अपनी लड़की के साथ मेरे पास आई और उसने बताया कि वह एक वक्फ की प्रॉपर्टी में रहती है, वही उसके सर पर छत का काम भी करती है और उसकी रोजी रोटी भी वहीं से आती है। वो इस बिल को लेकर इतनी फिक्रमंद थी कि कहीं उससे वो उसकी संपत्ति ना छीन ली जाए। वो अकेली एक ऐसी महिला नहीं है, ऐसे लाखों लोग हैं जो वक्फ की, गरीब महिलाएं जो वक्फ की संपत्ति से अपना रोजगार चला रहे हैं। और ये जो वक्फ बाय यूजर क्लॉज के हटाने से लाखों वक्फ की जायदाद अपना स्टेटस खो देंगी और लाखों लोग, इसी तरीके के लोग सड़कों पर आ जाएंगे। वक्फ क्या है, वक्फ बाय यूजर क्या है? इसका ये मतलब है कि कोई जायदाद अगर सालों से दीन और भलाई के कामों के लिए इस्तेमाल हो रही हो तो वो खुद ब खुद वक्फ मानी जाएगी। हिंदुस्तान की अदालतों ने भी इस बात को तस्लीम किया है। वक्फ बाय यूजर सिर्फ वक्फ बोर्ड को ही मिली कोई खास सौगात नहीं है, ये बल्कि सभी अन्य धार्मिक ट्रस्टों को परंपरा और यूज के आधार पर बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के धार्मिक चरित्र को डिक्लेयर करने का राइट मिला हुआ है। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में कस्टम और यूसेज को कानूनी वैधानिकता प्रदान करता है। इसी आर्टिकल से वक्फ बाय यूजर भी निकला गया है। इस बिल के कानून बनने पर वक्फ बोर्ड तो इस प्रोविजन से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अन्य धार्मिक ट्रस्टों को यह सुविधा जारी रहेगी। इससे भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 और 15 का सीधा उल्लंघन है, जो धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव और कानून के सामने सभी की बराबरी पर जोर देता है।
मैं इसके साथ ये भी कहना चाहती हूँ कि सत्ता के लोग जो एक दूसरे की पीठ थपथपा रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर का जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन इनकी शरारत यह है कि उसके साथ ही एक ऐसा प्रोवाइजो इसमें शामिल किया गया जिसके आधार पर यह कहा गया है कि अगर कोई भी वक्फ की संपत्ति विवादित हो तो वो अपना वक्फ स्टेटस खो देगी। तो जो अमेंडमेंट इन्होंने दिया है जिसको एक्सेप्ट कर लिया गया है उसका कोई मतलब नहीं है, ये इनकी नीयत है जो साफ जाहिर हो रही है। सोने पर सुहागा एक काम और किया है, सरकार ने वक्फ की कानून के सेक्शन 107 को हटाकर लिमिटेशन एक्ट में 12 साल तक ही किसी के खिलाफ अदालत में जाने का प्रोविजन है। सेक्शन 107 में बोर्ड को लिमिटेशन एक्ट से राहत मिली हुई थी। वक्फ बोर्ड कभी भी अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ अदालत जा सकता था। अगर ये सेक्शन ना हो तो अवैध कब्जा करने वाले लोग कानूनी प्रक्रिया का फायदा उठाकर वक्फ की प्रॉपर्टी को हड़प सकते हैं। भी ईद की रौनक बुझी भी नहीं थी और हमारी जड़ों पर एक नया फरमान लाया गया। पहले उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को नमाज पढ़ने पर रोक लगाई और फिर सौगात में ये बिल लाया गया। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहाँ चली है रिवाजों गैर कि कोई न सर उठाकर चल सके। प्रधानमंत्री जी ने एक नई चीज नहीं बोली, गौर कर दिया पूरी तरह से। मुझे बहुत दशकों बाद ये एहसास हुआ कि मैं वो जो स्कूल में जो मैथ का डबल पीरियड होता था ना, कि मैं उसमें बैठी और उसमें वो नड्डा जी भी ऐसे हाथ मल रहे थे, फिर मोदी जी ने उनकी तरफ देखा तो अचानक वो ऐसे लगने एक्टिंग करने लग गई कि मैं सुन रहा हूँ। अमित शाह जी यूं यूं अपना सर छू रहे थे, पीयूष गोयल जी भी पीछे ऐसे लग रहे थे कि सोने वाले हैं। तो मेरे लिए तो एक नया एहसास था। मैंने सोचा था प्रधानमंत्री जी कुछ नया बोलेंगे, कुछ अच्छा बोलेंगे। उनके खोखले 11 संकल्प, अगर भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस है तो अडानी पे बहस तो करो। दोस्तों नमस्कार, नेक्सन न्यूज़ के खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे राजनीति की, लेकिन हटकर कुछ ऐसी महिलाओं के बारे में बात करेंगे जो कि राजनीतिक जगत में अपनी पहचान बनाने में काफ़ी सफल रही हैं। वो आज़ादी के पहले की बात हो या आज़ादी के बाद। जैसे कि आज़ादी के पहले महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा बेन जिस तरीके से महात्मा गांधी के कदम से कदम मिलाकर उनके आंदोलनों में साथ देती थी और महिलाओं को जागृत करने का काम करती थी, उनका नाम विशेष तौर पर आज़ादी के पहले की राजनीति में लिया जा सकता है। उसी तरीके से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पत्नी श्रीमती कमला नेहरू, जो कि बहुत ही संपन्न परिवार से आती थी, उसके बावजूद उन्होंने नेहरू जी के जो कांग्रेस के आंदोलनों में कदम से कदम मिलाकर सहयोग या साथ दिया, उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। क्योंकि वो नेहरू जी की पत्नी कमला नेहरू स्वतंत्रता के आंदोलनों में भाग लेने के कारण उनको जेल भी जाना पड़ा था। ऐसा ही कुछ कस्तूरबा बेन के साथ भी हुआ, जिनको कि महात्मा गांधी के साथ में आंदोलनों में या सत्याग्रह करने के चक्कर में जिस तरीके से अंग्रेज़ों ने उनके ऊपर केस दर्ज किया और उनको जेल भेजा, इस मामले में दोनों ही महिलाएं जो कि आज़ादी के पहले, आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरीके से सक्रिय होकर उन्होंने देश की राजनीति में और आज़ादी दिलाने में विशेष भूमिका निभाई। उसी तरीके से आज के परिवेश में अगर देखा जाए, आज़ादी के 75 साल बाद आज भी राजनीति में बहुत सारी महिलाएं हर स्तर पर किसी न किसी विभिन्न राजनीतिक दलों में अपनी भूमिका निभाती जा रही हैं। इसमें यह देखा जा रहा है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर सांसद, विधायक और पंचायत तक में महिलाएं अपनी भूमिका को न्याय दिलवाते हुए अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि देश की आज़ादी के बाद महिलाओं में जो क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिल रहा है, इसमें कोई भी शक या गुरेज नहीं किया जा सकता। क्योंकि इतनी देर से जितने जवाब दे रहे थे वो यही बता रहे थे, जैसे इतने सालों से होता गया है कि सदन का बजट अगर इस लाख 5,015 करोड़ है, 5,15,000 करोड़ है, तो अगले 1 साल बाद 6,15,000 करोड़ होगा।
उसके बाद 6 से 7 लाख 15,000 करोड़ होगा, उसके बाद 8 लाख 15 करोड़ होगा। तो जब साल बढ़ते चले जा रहे हैं तो बजट बढ़ता चला जा रहा है, उसमें आपने उसको इंक्लूड किया। ये एक ऑब्वियस सी प्रत्यक्ष सी बात है। उसमें आप किस तरीके की वाहवाही लूटना चाहते हैं, किस तरीके की वाहवाही लूट रहे हैं। और साथ ही साथ मेरा अनुपूरक ये है अध्यक्ष जी कि मैंने स्टेडियम की बात की थी, इन्होंने इतनी सारी चीजें कागजी बातें जो लिख के दी वही गिना दी। आप एक भी स्टेडियम ऐसा बता दें जो आपने यहाँ पे किया हो। जौनपुर से आते हैं मंत्री जी, वहीं से विधायक हूं मैं। जौनपुर में बच्चों के लिए, खिलाड़ियों के लिए अगर एक भी ऐसा काम किया हो जो प्रत्यक्ष रूप से जमीनी स्तर पे हो तो उसको जरा दिखा दें। We have 33,000 gods in India, but in our democracy, the most supreme of them is the Ganadevata, the Lord of the people, and they have punished you. You may have formed the government again, but yours is a Pyrrhic victory, a victory which inflicts such a devastating toll on the victor that it is tantamount to a defeat. In Bengal, the supreme leader started his Vijay Sankalp Yatra on March 1st. In the constituency of Arambagh, then came to Krishnanagar, then came to Barasat, ended on May 29th in Calcutta. मेरे ऊपर तो विशेष कृपा की उन्होंने, दो बार आए. The BJP lost all these seats. The Honorable Prime Minister did 23 campaign meetings in Bengal and lost in 20 seats. In Maharashtra, the Honorable Prime Minister campaigned in 18 seats. The NDA lost in 15 of them. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा. In Punjab, he campaigned in Hoshiarpur, in Jalandhar, in Patiala, in Gurdaspur. The BJP lost all the 4 seats. एक अकेला कितनों पे भारी पड़ा. In Rajasthan, he campaigned at Banswara with the most disgraceful references to Muslims. In outright violation of the law, the EC kept quiet. Not only did the BJP lose Banswara by over 2 lakh votes, the BJP, which had won 25 on 25 in 2019 and won the state government only months ago, came down to 14 seats. Ek akela kitno pe bhari pada. 3 states, Uttar Pradesh, Maharashtra and Bengal, account for 170 seats. That is exactly 1/3 of India. The BJP won in only 54 of them. Ek akela kitno pe bhari pada. मैं 1.5 सालों से यूपी में काम कर रही हूं. आपकी तरह मुझे बहुत सारी बहनें बेटियां मिलती हैं. मैंने बहनें और बेटियां कहा, लेकिन मैं हमेशा कहती हूं कि हम पहले लड़की हैं, हम पहले महिला हैं. और आप सब संघर्ष कर रही हैं. मैं चाहती हूं कि आपके संघर्ष में मैं शामिल हूं और आपकी आवाज मैं उठाऊं. मैं चाहती हूं कि एकजुट बनकर हम इस प्रदेश को बदलें, इस समाज को बदलें और हम यहां की राजनीति को बदलें. राजनीति में आजकल बहुत क्रूरता है, हिंसा है. आपने देखा होगा लखीमपुर खेरी में क्या हुआ. एक बड़े मंत्री के बेटे ने अपनी जीप के पहियों के नीचे 6 किसानों को कुचल दिया. और आपने क्या देखा कि सरकार ने किसानों की मदद करने के बजाय जिसने ये अत्याचार किया उसकी मदद की. आज भी वही मंत्री प्रधानमंत्री जी के मंच पे खड़े रहते हैं. तो जो हिंसा है राजनीति में, उसको खत्म करने के लिए महिलाओं की बहुत जरूरत है. महिलाएं हम जैसे बच्चों को पालते हैं, हम में करुणा होती है. सिर्फ अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखते, किसी और के बच्चे की कोई समस्या हो, बीमार हो, हम मदद करते हैं. ये जो करुणा का भाव है, सबको मदद करने का भाव, सबको आगे बढ़ाने का भाव, ये महिला में ज्यादा होता है. इसीलिए ये करुणा भाव राजनीति में लाने के लिए, महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए और राजनीति में जो हिंसा है, क्रूरता, उसको दूर करने के लिए, महिलाओं पे जितने अत्याचार हैं उनको खत्म करने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है कि आप सब यहां से घर जाकर भी जितनी भी आपकी बहनें हैं, सहेलियां हैं, आपकी बेटी हैं, सबको समझाइए कि महिलाओं को मजबूत करना है. इस चुनाव में जहां जहां महिला खड़ी होगी वहां वहां आप उनको मजबूत बनाइए, उनके संघर्ष में शामिल होइए.
नाम बदल रहे, स्टेडियम बदल रहे, पार्लियामेंट बदल रहे, लेकिन इसके साथ आप भी याद रखें, ऐसा कोई आएगा जो आपको भी मिटा देंगे। बीजेपी वाले चीख चीख के बोल रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं, मोदी जी राम को लाए हैं। बहुत अच्छी बात है, एक इंसान इतना पावरफुल है, भगवान को ला सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश ये जानना चाहते, जिसका इतना पावर है भगवान को लाते, वो छोटा सा इंसान नीरव मोदी को नहीं ला सकते, छोटा सा इंसान मेहुल चोक्सी को ना ला सकते, छोटा सा इंसान विजय मल्ल्या को ना ला सकते, छोटा सा काम जो हम लोग का काला धन है वो नहीं ला सकते। ये क्वेश्चन है देशवासी का। आप वो बोल रहे हो जहाँ पे राम मंदिर है वहाँ पे राम जी करे, वो तो बहुत अच्छी बात है, हर जगह पे राम जी। ये भी अलग बात है राम जी का ज्यादा फोटो है कि मोदी जी का ज्यादा फोटो है। बात करेंगे 70 के दशक के बाद की जो राजनीति, देश की राजनीति है, उसमें जिन महिलाओं ने विशेष तौर पर राजनीति में, सक्रिय राजनीति में भाग लिया, उसमें नेहरू जी की लड़की श्रीमती इंदिरा गांधी का नाम सर्वोच्च सबसे ऊपर है, क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिभा का और उनके नेतृत्व का जो लोहा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके नाम का डंका बजता था। उन्होंने अपने कार्यकाल में देश में क्रांतिकारी परिवर्तन किए। इस बात से कोई भी नकार नहीं सकता है। इस बात के लिए विपक्ष भी उनकी प्रतिभा का लोहा मानता है। उसी के बाद देखिए कि किस तरीके से देश में और भी महिलाएं विभिन्न दलों की हैं, जैसे कि मायावती जो कि उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं और इसमें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो अध्यक्ष हैं। लेकिन पिछले 10 वर्षों से ये देखने में आ रहा है कि वो सक्रिय राजनीति से दूर होती चली जा रही हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देखिए तो पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पिछले 20-25 साल से अपनी सक्रिय राजनीति में भूमिका निभा रही हैं और सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह है कि भाजपा जो कि पूरे देश में सत्ता हासिल करने में सफल रही, वहीं पश्चिम बंगाल में वो पिछले 10 साल से लगातार कोशिश करने के बावजूद वहाँ पर पैर जमाने में भाजपा सफल नहीं हुई है। ये भी एक कड़वा सच है। इस तरीके से ममता बनर्जी का जो जलवा है, जो उनकी फैन फॉलोइंग है या उनके काम करने का जो तरीका है, उससे पश्चिम बंगाल के लोग बहुत ही संतुष्ट हैं, क्योंकि तीसरी बार उन्होंने पश्चिम बंगाल में सत्ता संभाली है। उसके बाद में एक लंबी फेहरिस्त है जिसमें कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की 2 बार की मुख्यमंत्री बन चुकी हैं। उसके बाद अपना दल की जो केंद्रीय मंत्री हैं अनुप्रिया पटेल और वो कांग्रेस और अपना दल के अध्यक्ष भी हैं, वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल भी हैं और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं पर टीएमसी की यानी तृणमूल कांग्रेस की जो सांसद हैं, महिला सांसद हैं महुआ मोइत्रा, जिस तरीके से अपने भाषणों से, उन्होंने क्रांतिकारी भाषणों से भारतीय जनता पार्टी की नींव हिला के रख दी है, उससे भारतीय जनता पार्टी और सरकार बड़ी बेचैन रहती है और एक बार साजिश करके उनकी सांसद सदस्यता खत्म करवाने में वो सफल भी रहे। लेकिन फिर से वो 2024 के चुनाव में एक बार फिर वो कृष्णा नगर से एक बार फिर वो टीएमसी की सांसद बनकर सामने आई हैं। वहीं पर अकाली दल की जो नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर जो कि किसान आंदोलनों के चलते उन्होंने एनडीए से नाता तोड़ा और अब वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ में है। उनका जो भाषण है, वक्फ बोर्ड को लेकर जो उन्होंने भाषण दिया है, उसको देखकर और समझ में आ जाता है कि पंजाब के लोग शेर और शेरनियाँ क्यों कहलाते हैं। ये इस बात का सीधे नमूना सामने आ गया कि वास्तव में पंजाब के लोग चाहे सिख हों या सिखनी, शेर की तरह दहाड़कर अपनी बात को, अपने तर्क को समझाने में सफल रहती हैं। वहीं पे उत्तर प्रदेश में देखा जाता है कि विधायक के रूप में
डॉक्टर रागिनी सोनकर हैं, जो कि पहली बार विधानसभा में चुन के गई हैं, लेकिन अपने भाषणों से, अपने तर्कों से वो सरकार को हिलाने में सफल रही हैं। वहीं कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत, जो कि पूर्व पत्रकार भी रह चुकी हैं, लेकिन जब से उन्होंने कांग्रेस का प्रवक्ता पद संभाला है, तब से वो भाजपा के लिए, सरकार के लिए एक सिरदर्द बनी हुई हैं, क्योंकि वो बहुत ही रिसर्च और इन्फॉर्म्ड सूचनाओं के आधार पर अपनी बात रख। विकसित भारत का झुंझुना बजाने वाले इस बजट में बहुत सारी कड़वी असलियतें छिपी हैं। 143 करोड़ के इस देश में बेशक 3 करोड़ 20 लाख लोगों को इनकम टैक्स से, जो इनकम टैक्स भरते हैं, उससे कुछ राहत मिली होगी, लेकिन 140 करोड़ जो बाकी हैं उनका क्या? उनको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। और इसीलिए बजट में छिपी जो असलियत है उस पर चर्चा जरूरी है। बजट में इस वित्तीय वर्ष मतलब 2024-25 में असल में पूरी कहानी है, क्योंकि खोखले दावों को भूल जाइए, आंकड़े कुछ और बता रहे हैं। सबसे पहली बात, आर्थिक मंदी, सरकार इसको नकारती है। प्रमाण है रेवेन्यू रिसीट का 41,000 करोड़ से ज्यादा की गिरावट। टैक्स रिसीट करीब 26,500 करोड़ की गिरावट हुई है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर खूब जोर शोर से प्रचारित किया गया था, उसमें करीब 93,000 करोड़ की गिरावट है। और इसीलिए ना नौकरियों का सृजन हो रहा है, ना निजी निवेश हो रहा है। फिर सरकार ने क्या किया? सरकार ने स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, सामाजिक कल्याण पर, कृषि पर, ग्रामीण और शहरी विकास पर, और यहां तक कि नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट का जो फंड था उसमें भी भारी कटौती करी। हेल्थ का बजट जो था उसमें 1255 करोड़ रुपए काटे गए। एजुकेशन में तो करीब 11,500 करोड़ काट दिए गए। सोशल वेलफेयर में 10,000 करोड़ से ऊपर काटे गए। एग्रीकल्चर, कृषि में करीब 11,000 करोड़ काटे गए। रूरल डेवलपमेंट में 75,000 करोड़ की कटौती हुई। अर्बन डेवलपमेंट में 19,000 करोड़ की, और नॉर्थ ईस्ट का फंड करीब 1,900 करोड़ रुपए से काटा गया। एक बात और है, मोदी जी वाकई में आदिवासियों से, दलितों से और पिछड़ों से चिढ़ते हैं। उनके विकास के फंड और उनके स्कॉलरशिप की असलियत अब आप सुन लीजिए। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना में 1,340 करोड़ रुपए कम खर्च हुए। पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड, जिसमें पिछड़ों को, सामान्य वर्ग के गरीबों को, जो पीएम यशस्वी योजना कही जाती है, 455 करोड़ रुपए कम खर्च।